हेलो बच्चों, मैं राकेश। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको केमिस्ट्री फ्रॉम 6 to 12th। आज हम केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब हम 10th से 11th में पहुँचते हैं तो केमिस्ट्री के 3 पार्ट हो जाते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बच्चे बड़ा डरते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैथमेटिकल केमिस्ट्री है। जैसे मैथ के फार्मूले अगर आपको आ जाएं तो मैथ इजी हो जाता है, अगर फार्मूले ना आए, है ना, कुछ कंसेप्ट है मैथ के, अगर वो ना आए तो मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 टॉपिक मेन हैं। वो क्या है? नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम कैसे देने हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो रिएक्शंस हैं उनके कुछ मैकेनिज्म्स हैं, कुछ थोड़े से बेसिक कंसेप्ट हैं, वो अगर आप समझ लेते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सभी केमिस्ट्रियों में से आसान हो जाती है। लेकिन ये पढ़ाया जाता है सिर्फ 11th में। 11th में हमारा चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल। लेकिन अगर आपने 11th में ये स्किप कर दिया, जैसे अभी बच्चों के स्कूल नहीं चल रहे हैं, किसी कारण से आपने अगर ये चैप्टर स्किप कर दिया तो आपको फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी इंटरेस्ट नहीं बनने वाला और एक बहुत जम मुश्किल, सबसे मुश्किल आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगने वाली है। लेकिन अगर आपने ये 2 टॉपिक पढ़ लिए हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, देन इट इज़ वेरी इजी। बहुत ही आसान, मैं कहूँगा सभी केमिस्ट्रियों में से आसान केमिस्ट्री है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और पूरे के पूरे नंबर, एक नंबर या आधा नंबर भी इसमें से कोई नहीं काट सकता, क्योंकि मैथमेटिकली इट इज़ मैथमेटिकली केमिस्ट्री। तो आज हम यही बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सम बेसिक प्रिंसिपल। अगर आप 10th में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं, चाहे आप कॉलेज में हैं, ठीक है, इवन कि अगर आप MSc कर रहे हैं, तो अगर आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट क्लियर नहीं हैं तो ये चैप्टर आपको पढ़ना, इसके जो 10-12 लेक्चर होंगे वो आपको जरूर स्टडी करने चाहिए। तो मेन मैंने कहा नॉमेनक्लेचर और क्या करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। लेकिन उससे पहले 1-2 लेक्चर में हम आपको बताएंगे इंट्रोडक्शन, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन क्या है। ये पहले हमने 1-2 वीडियो में ये देखेंगे, उसके बाद हम नॉमेनक्लेचर पे चलेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपको बताएं कि जैसे जैसे कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड्स की स्टडी होती गई तो बड़े सारे जैसे केमिकल कंपाउंड की क्वांटिटी बढ़ती गई, तो साइंटिस्टों ने सोचा कि क्यों ना इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए। इन्होंने कहा वो कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन्स, है ना, शुगर वगैरह, ऑयल वगैरह जो है हमारे, जो हम ऑयल्स खाते हैं, है ना, ऑयल, घी वगैरह, तो इनको उन्होंने कहा दोज कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनको बोल दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दिया गया। और वो जो नॉन लिविंग से मिलते थे, जैसे मिनरल, अर्थ क्रस्ट वगैरह से, जैसे हमारे सॉल्ट है, एसिड है, बेस है ना, कॉपर सल्फेट है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये कुछ कंपाउंड जो है अलम वगैरह, इनको बोल दिया गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी को बोल दिया गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन 2 पार्ट हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो 1815 की बात है, स्वीडिश का एक साइंटिस्ट था प्रिजोलियस। इसने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हम लैब में नहीं बना सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही बनते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए एक बड़ी मिस्टीरियस क्या होता है, डिफिकल्ट सी, है ना, पजल सी एक फोर्स चाहिए। वो सिर्फ जो मिस्टीरियस फोर्स है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट या एनिमल में ही पाई जाती है। इस कारण ऑर्गेनिक कंपाउंड उनमें ही पाए जाएंगे, लैब में हम नहीं बना सकते। और इस फोर्स को उसने नाम दे दिया वाइटल फोर्स, और इस थ्योरी को बोला गया वाइटल फोर्स थ्योरी। मीन्स ये फोर्स थ्योरी कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड आर प्रिपेयर्ड ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम मिस्टीरियस फोर्स, और इस फोर्स को कॉल्ड वाइटल फोर्स, एंड दिस फोर्स एग्जिस्टिंग ओनली इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। इट मीन ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। कब तक, कब बोला गया? 1815 से पहले या उसके बाद भी हम यही पढ़ते रहे। लेकिन क्या हुआ, अचानक
1828 में एक जर्मन केमिस्ट था होलर, वो लैब में स्टडी कर रहा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड पे स्टडी नहीं कर रहा था, क्योंकि उसको पता था ऑर्गेनिक तो लैब में बनते ही नहीं। वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो था हमारा अमोनियम साइनेट पे स्टडी कर रहा था, कुछ बना रहा होगा, लेकिन एक्सीडेंटली, लकली कहें क्या हुआ, वो उसको हीट कर रहा था या इवेपोरेट कर रहा था, तो उसने देखा एक ये किसी नए कंपाउंड में चेंज हो गया है। तो उसने जब उस कंपाउंड को स्टडी किया, ये देखिए इस कंपाउंड को जब स्टडी किया तो क्या देखता है, वो यूरिया था, यूरिया NH2CO NH2, ये तो यूरिया था। लेकिन यूरिया तो हमने अभी 1828 से पहले हमने यही पढ़ा था कि यूरिया तो सिर्फ मिलता है मैमल्स जो होते हैं, है ना, जो बच्चे पैदा करते हैं, मैन, हम इंसान हो गए, जहाँ जो भी जितने भी जानवर हैं मैमल्स, उनके यूरिन से, उनके पेशाब में यूरिया पाया जाता था। मीन मिस्टीरियस फोर्स, वाइटल फोर्स होगी तभी यूरिया बनेगा। अभी तक तो हम ये पढ़ते थे, लेकिन होलर ने लकली क्या हुआ, यूरिया बना लिया लैब में, है ना। इसका उससे उनको लगा कि नहीं यार, लैब में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। उसके बाद 1845 में हरमन कोल्ब ने भी क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया। कौन सा, एसिटिक एसिड, है ना, एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। ये देखिए कैसे कार्बन और हाइड्रोजन लेके उसने इलेक्ट्रिक आर्क उसमें पास किया, इलेक्ट्रिक करंट पास किया, वो एसिलीन में चेंज हो गया, इथाइलिन या एसिलीन, है ना, CH111CH, और उसमें उसने डाला डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और साथ में डाला कैटालिस्ट मर्करी सल्फेट HgSO4, और वो बन गया एसिटाल्डिहाइड। कैसे बनता है, यही तो मैकेनिज्म है, ये तो हम देखेंगे मैकेनिज्म में, अभी आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रहे हैं। तो एसिलीन बन गई, और एसिलीन की ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब कोई ऐसा कंपाउंड डाला जिसने उसने ऑक्सीडेशन की और वो बन गया एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड तो क्या था, ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड था। कहां से बना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, कार्बन और हाइड्रोजन से, ये तो इनऑर्गेनिक है, और लैब में प्रिपेयर हो गया, जहां से जो वाइटल फोर्स थ्योरी से उसका एंड हो गया, एंड ऑफ द वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स मीन ये क्लियर हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लैब में भी बना सकते हैं, ऐसी कोई वाइटल फोर्स नहीं है कि जो सिर्फ जिसके अंदर वाइटल फोर्स होगी वही ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आजकल आप देखें, मेडिसिन की दुकान पे जाएं, आप किसी भी तरीके का विटामिन आप ले सकते हैं वहाँ से, विटामिन, प्रोटीन, है ना, प्रोटीन आजकल देखे बच्चे जिम में जाते हैं, प्रोटीन आर्टिफिशियल बनाए हुए खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो इट मीन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर आल्सो प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरी। टुडे वी प्रिपेयर्ड मिलियंस, लाखों की तादाद में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने प्रिपेयर कर लिए हैं। तो जहां से हम चलेंगे मॉडर्न डेफिनेशन, ये डेफिनेशन फिर रिमूव हो गई, और मॉडर्न डेफिनेशन क्या है उस पर चलते हैं। पहले आप ले लें इसका स्क्रीनशॉट। अब बच्चों अगर चलें मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो क्या देखा गया कि जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं, मीन ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं उनमें कार्बन होता है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उनमें क्या होगा, कार्बन होगा। तो उन्होंने कहा ऑल द कंपाउंड ऑफ कार्बन्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मीन कार्बन के कंपाउंड, और उसके साथ कोई और भी हो सकता है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस या हेलोजन, कुछ भी हो सकता है लगा हुआ, लेकिन द कंपाउंड ऑफ कार्बन्स विद सम ऑफ अदर atoms or group of atoms are called organic compounds, and the study of organic compound is called organic chemistry। लेकिन इसमें भी कुछ कंपाउंड देखेंगे, जैसे ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोनेट है, हमारे हाइड्रोजन कार्बोनेट हैं, या मेटल कार्बोनेट हैं, या साइनाइड्स हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड देखेंगे जो क्या थे, दे आर इनऑर्गेनिक नेचर, लेकिन उनकी सारी प्रॉपर्टी जो थी वो इनऑर्गेनिक जैसी थी। इस कारण मीन दे आर कंसिडर्ड इन द कैटेगरी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो फिर उन्होंने क्या कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक क्लास है दैट इज हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड जो हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, ये है हमारा मीथेन, आपने पढ़ा होगा 10th में भी, मीथेन। ये है CH3CH3, क्या है ये, इथेन।
दिस इज इथेन, ये है मीथेन। अगर ये देखें C15H32, ये हमारे बैक्स वगैरह जो ऑयल्स जो ज़मीन से निकलते हैं, मिट्टी के तेल वगैरह, उनके इतने लंबे फार्मूले भी होते हैं। तो ये क्या है, दे आर हाइड्रोकार्बन। इवन के बेंजीन आपने देखा C6H6, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है उसका, इस तरीके से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं उसका। दिस इज JCH CH 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 और CH, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, मैंने ऐसे भी लिखते हैं इसको, है ना, रिंग टाइप स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं बेंजीन। तो ये कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो सिर्फ बने हुए हैं कार्बन और हाइड्रोजन से, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है इसमें और कुछ भी नहीं है। इनको बोला गया हाइड्रोकार्बन्स। तो फिर ये बोल दिया गया कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं वो सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। और वो कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन से बनेंगे, मीन ऑल डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, मीन वो कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन से बनाए जाएंगे, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर हो गया? मीन जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं और वो कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन से बनते हैं वो सारे किस कैटेगरी में आएंगे, मीन वो आएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में। जैसे ये मैंने अभी मीथेन लिया है, मीथेन का अगर मैं H- कर देता हूं, H रिमूव कर देता हूं और ये बन जाता है CH3- और इसके साथ OH लगा देता हूं, तो ये क्या बन जाता है, मीथेनॉल, अल्कोहल बन जाता है। ये अगर मैं Cl लगा देता हूं, क्लोरोमीथेन बन जाता है। जी क्या है, दीज आर आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये देखिए, ये हमने इथेन लिया था CH3, इसका H रिमूव करके मैंने OH लगा देता हूं, तो ये वही आपकी जो वाइन, जो शराब लोग पीते हैं ना, इथाइल अल्कोहल, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बेंजीन है हमारी, ये बेंजीन है, हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन है। दीज आर द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ओनली हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन से ड्राइव किए जाते हैं, कैसे, H रिमूव कर लिए जाते हैं कुछ और दूसरे कंपाउंड कुछ लगा दिए जाते हैं। कुछ भी ग्रुप हम देखेंगे, बड़े सारे ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप या कुछ भी ग्रुप लगा दिए जाते हैं। जैसे इसका H रिमूव करके ये देखिए मैंने ये लगा दिया, इसको बोलते हैं फिनोल, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर H रिमूव करके मैंने ये लगा दिया COOH, एसिड का ग्रुप लगा दिया, तो इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। ये आपको जहाँ नाम याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ कि हाइड्रोकार्बन से ड्राइव किए गए कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन आर द हाइड्रोकार्बन्स एंड द कंपाउंड विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, आर ऑल कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड द स्टडी ऑफ दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये थी हमारी मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अब हम चलेंगे कि हम कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपने देखा क्या है, मेन सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन है, ठीक है। कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है पीरियोडिक टेबल में जिसके पास सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। आपने पढ़ा होगा कैटिनेशन क्या होती है, 10th में भी आपने देखा था, लेकिन जहां हम आगे करेंगे इसको डिटेल में। लेकिन कैटिनेशन क्या होता है, अपने ही एटम के साथ कंबाइन होके लॉन्ग चेन बनाने की प्रॉपर्टी। क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो सबसे स्ट्रांग बॉन्ड होती है, इसको तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी 300+ एनर्जी चाहिए एक मोल कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ने के लिए। इस कारण कार्बन अपने ही एटम के साथ कंबाइन होके क्या बनाती है, एक लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, जहाँ लॉन्ग चेन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाती है। इस कारण देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास कम है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड लाखों की तादाद में हमारे पास पाए जाते हैं। कार्बन फॉर्म द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे देखिए, ये हमारे जो ऑयल या पेट्रोलियम है, इसमें C15 तक भी कार्बन पाए जाते हैं। इवन के एक तो C60 तक भी देखा गया है, कार्बन 60, है ना। तो क्लियर। तो अब हम देखेंगे कार्बन के बारे में, थोड़ा आगे जाने से पहले थोड़ा कार्बन के बारे में भी स्टडी करेंगे। अब हमने बच्चे देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, दैट इज हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। इट मेन कौन से हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन मेन सेंट्रल जो एटम है जो बॉन्डिंग करता है वो है कार्बन, कैटिनेशन के कारण। तो कार्बन के बारे में थोड़ा सा हमें पढ़ना है कि टेट्रावेलेंसी कार्बन की क्या है,
टेट्रामीन 4 कार्बन 4 बॉन्डिंग कैसे बनाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। आपने याद रखना है कार्बन हमेशा 4 बॉन्डिंग बनाता है, वो आपको क्लियर करने जा रहा हूं। कार्बन का अगर एटॉमिक नंबर देखें, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन वो क्या है 4 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, जैसे आपने पहले चैप्टर में 11th में देखा, वो है 2 4, जैसे इसको 1s2 2s2 2p2। मीन के शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट है, एल में है 4। कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। लेकिन कार्बन को अगर देखें, कार्बन किस ग्रुप का है 14 ग्रुप का है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, कार्बन 14 ग्रुप का है। हमने देखा पीरियोडिक टेबल में जो इधर पहले दूसरे तीसरे ग्रुप हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन। जो हमारे 16 17 है ना ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वो गेन करते हैं बड़ी आसानी से, लॉस करता है, गेन करता है और बन जाती है आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन कार्बन सेंटर में है, कार्बन ना बड़ा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है ना बड़ा इलेक्ट्रो नेगेटिव है। मीन कार्बन कहता है भाई ना तो मैं लॉस कर सकता हूं ना मैं गेन कर सकता हूं। कंप्लीटली लॉस या गेन नहीं करता। फिर क्या करता है, कहता है मैं तो क्या करूंगा शेयर कर सकता हूं, मैं आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता, मैं क्या कौन सी बॉन्ड बना सकता हूं कोवलेंट बॉन्ड। मीन कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन जो डॉट मैंने शो किए हैं इलेक्ट्रॉन हैं, मीथेन की ही एग्जांपल लेते हैं। CH4 कैसे बनता है, तो ये इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं 2 4, और हाइड्रोजन के पास कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन सोचता है 4 और मिल जाए तो मैं किसके जैसा नियॉन जैसा नियरेस्ट नोबल गैस बनते हैं ना, जो तो आपको पता है बर्निंग कैसे होती है। और हाइड्रोजन सोचता है कि एक और मिल जाए तो मैं हीलियम जैसा बन जाऊं। लॉस ये नहीं कर सकता, ये भी एक चाहता है, ये कितने चाहता है 4, ये 4 भाई आते हैं है ना। तो क्या होता है ये देखिए, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन और 1 हाइड्रोजन, ये देखिए एक कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बन गई कोवलेंट बॉन्ड। और दूसरा कार्बन का और दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा कार्बन का इलेक्ट्रॉन तीसरा हाइड्रोजन, ये देखिए ये बन गई 4 बॉन्ड। मीन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज कार्बन की 4 बॉन्डें, दिस इज। इस कारण कार्बन कितनी बॉन्डें बनाता है 4 बॉन्ड, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की कितनी बॉन्ड होंगी 4 बॉन्ड होंगी। लेकिन जब इसके स्ट्रक्चर की बात चली थी, ठीक है, स्ट्रक्चर की बात चली थी, तो वांट हाफ और ली वेल ने 1874 में बताया था कि इसका स्ट्रक्चर जो है क्या है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। कार्बन का एक्चुअली जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे है, कार्बन का स्ट्रक्चर जो है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ये देखिए अगर मीथेन का ही लें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें एंगल जो है 109.28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। और वांट जहाँ से ही स्ट्रक्चर से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर जब दिया गया, ज्योमेट्री के बेस पे ही हमारी एक और केमिस्ट्री तैयार हुई थी जिसको हम बोलते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। और 1901 में वांट हाफ को क्या मिला था नोबेल प्राइज, फर्स्ट नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। और इसी को वांट हाफ को ही बोलते हैं फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, याद रखना है, ठीक है। लेकिन मेन याद रखने वाली बात यह है कि कार्बन की कितनी बॉन्डें होती हैं 4 बॉन्डें होती हैं टेट्रावैलेंसी। आज के लिए बच्चों इतना ही इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और कार्बन के स्ट्रक्चर के बारे में। इसके बाद अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कार्बन हाइड्रोकार्बन जो हैं डबल बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्डेड या सिंगल बॉन्डेड भी हो सकते हैं, और उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम चलेंगे क्लासिफिकेशन पे, ठीक है। उसके बाद हम जो मेन हमारे टॉपिक हैं नॉमेनक्लेचर, लेकिन उनसे पहले नॉमेनक्लेचर में जाने से पहले ये चीज़ें समझना बड़ा ज़रूरी है। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। ओके।